हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर, जिसमें हम यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए देखते हैं प्रश्न 1 है कि कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। ए डा और ढा, बी है गा और घा, सी है री और रा, फिर डी है चा और छा। तो कौन से वर्ण हैं जो कंठ से उत्पन्न होते हैं? तो कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं कंठ, का, खा, गा, घा और अंगा। एक कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी गा और घा कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। डा और ढा, ये डा और ढा है, ये है मूर्धन्य, मूर्धा से उत्पन्न होने वाले वर्ण। मूर्धा से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। चा, छा, ये तालु से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। कहाँ से? तो तालु से। चा, छा, जा और झा, इया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एग्जाम तक यूपी टेट के लिए हम इतने प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू एमसीक्यूज करवा देंगे कि यहीं से एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे। प्रश्न 2 है कि किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? ए है जा, बी है चा, सी है घा, या फिर डी सा। तो किस व्यंजन के उच्चारण यानी किस व्यंजन का उच्चारण करने से जिह्वा जो जीभ है वह तालु से नहीं टकराती है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी घा से। जा, जा जब आप जा बोलेंगे तो जो जीभ है, जीभ ऊपर तालु से टकराएगी। इसी तरह चा बोल कर देखिए आप लोग, जा, चा, सा। लेकिन घा, घा बोलेंगे तो यह कंठ, यहां से आवाज निकलती है घा से, घा कंठ, ये तालु से नहीं टकराती है। तो प्रश्न 2 का सही आंसर है सी, यानी कि घा। प्रश्न 3 है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? ए अग्र स्वर, बी मध्य स्वर, सी पश्च स्वर, या फिर डी है विव्रत स्वर। तो इसका सही आंसर है डी, यानी विव्रत स्वर नहीं आता है। जबकि अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर ये आते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब आप स्वर का वर्गीकरण करेंगे तो जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है। जैसे अग्रभाग छोटा आ, मध्य छोटी ई, पश्च स्वर जैसे बड़ी ई, ये क्या है? ये स्वर हैं। जब इनका आप उच्चारण करेंगे तो वह कौन है जो नहीं आएगा? तो विव्रत स्वर नहीं आएंगे। प्रश्न 4 है कि स्रा एक संयुक्त व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? तो स्रा एक संयुक्त व्यंजन है। इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन गलत है, 1 ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही है उसे आप लोगों को टिक करना है। सा और रा वर्णों को, बी है हा और रा वर्णों को, सी है शा यानी कि शरीफा वाला सा और रा वर्णों को, या फिर डी है स्रा और आ वर्णों को। तो स्रा एक संयुक्त व्यंजन है। इनमें 2 वर्णों के को सम्मिलित किया गया है। इसका सही आंसर है सी, सा और रा वर्णों को। इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 5 है कि आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है।
आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है ए अल्प विराम चिन्ह, बी है विस्मयाद बोधक चिन्ह, सी है योजक चिन्ह या फिर डी है उद्धरण चिन्ह। तो आकाश पाताल, जैसे आकाश, ये जो चिन्ह है ये चिन्ह पूछ रहा है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? आकाश और पाताल हमने लिखा है, तो ये जो बीच का चिन्ह है ये चिन्ह क्या कहलाता है? तो प्रश्न 5 का सही आंसर है सी, योजक चिन्ह है। विस्मयाद बोधक चिन्ह इस तरह का होता है, अल्प विराम, अल्प विराम चिन्ह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। प्रश्न 6 है कि इनमें से अशुद्ध है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? उसे अशुद्ध आप लोगों को पहचानना है। ए है अधीन, बी है आशीर्वाद, सी है पारलौकिक या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 6 का सही आंसर करिए, इनमें से अशुद्ध है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी इनमें से कोई नहीं। बाकी यानी कि सारे सब, सारे के सारे शुद्ध है, कोई भी अशुद्ध नहीं है। प्रश्न 7, प्रश्न 7 है कि अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। यहाँ पर बुराई की जगह पर क्या होना चाहिए? ए बुरा, बी बुराइयों, सी बुराई या फिर डी है बुराइयों। तो अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग करो, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। तो प्रश्न 7 का सही आंसर है बी, बुराई के स्थान पर आएगा बुराइयों। प्रश्न 8, दिगंबर का संधि विच्छेद है। ए है दिक प्लस अंबर, बी है दिग प्लस अंबर, सी है दिक प्लस अंबर या फिर डी है दिक प्लस अंबर। तो दिगंबर का संधि विच्छेद, दिगंबर में संधि कौन सी है? तो इसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। इसका सही आंसर है डी, दिक प्लस अंबर। दिक, ऐसा दिक नहीं लगेगा, इसमें हलंत भी लगेगा। दिक प्लस अंबर, क्या हुआ? दिगंबर। प्रश्न 9, प्रश्न 9 है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग क्या कहलाते हैं? ए है क्यारी, बी है नहर, सी है परनाला या फिर डी है नाली। तो प्रश्न 9 का सही आंसर ए, क्यारी कहलाता है। क्या कहलाते हैं? तो वो क्यारी कहलाते हैं। प्रश्न 10, प्रश्न 10 है कि जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं ए अलभ्य, बी सुलभ, डी दुर्लभ या फिर डी है अलग्न्य। अलग्न्य यानी जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुर्लभ। सुलभ जो सब सरलता से प्राप्त हो जाए उसे सुलभ कहते हैं। प्रश्न 11, लहू का समानार्थी शब्द है, लहू का समानार्थी शब्द है ए उपल, बी शोणित, सी मरकट या फिर डी है वारुणी। तो लहू का समानार्थी शब्द है, इसका सही आंसर है बी, शोणित। प्रश्न 11, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ है ए दूसरों के दूसरे के कर्म फल को स्वयं ही भुगतना पड़ता है, बी है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, सी है कर्म का फल अवश्य मिलता है, फिर डी है दूसरे के अच्छे कर्मों का अनुसरण करना चाहिए। अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ है, प्रश्न 12 का सही आंसर है बी, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। प्रश्न 13, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं फिर भी आप लोग चैनल को शेयर नहीं करते।
प्रश्न 13 है कि पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ है ए मान सम्मान में ही जीवन का आनंद है, बी है पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, सी है निर्लज्ज होकर कुछ पाना, या फिर डी है बदनामी से बुरा। तो प्रश्न 13 का सही आंसर है सी निर्लज्ज होकर कुछ पाना। यानी पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ है निर्लज्ज होकर कुछ पाना। प्रश्न 14 है कि बुद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार हैं। रचना है बुद्ध धर्म दर्शन, इसके रचनाकार कौन है? ए है माखनलाल चतुर्वेदी, बी है वासुदेव शरण अग्रवाल, सी है राहुल साकृत्यायन, या फिर डी है आचार्य नरेंद्र देव। तो बुद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार हैं आचार्य नरेंद्र देव। बुद्ध धर्म दर्शन कब प्रकाशित हुई, यानी कि या कब की रचना है? तो 1957 ईस्वी की रचना है। फिर है माखनलाल चतुर्वेदी, तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी। वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है पद्मावत संजीवनी। पद्मावत संजीवनी। या कब की रचना है? तो 1956 की रचना है। 1956। हिम तरंगिनी कब की रचना है? तो हिम तरंगिनी 1955 की रचना है। 1955 ईस्वी की रचना है। फिर है राहुल साकृत्यायन, तो राहुल साकृत, चलिए इसको रफ कर देती हूँ। तो राहुल साकृत्यायन की रचना है मध्य एशिया का इतिहास। मध्य एशिया का इतिहास। यह कब की रचना है? तो यह रचना 1958। 1958 ईस्वी की रचना है मध्य एशिया का इतिहास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है, जब तक हमारी तबीयत नहीं ठीक हो रही है। 15-15 क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसके बाद जब हम ठीक हो जाएंगे तो हम 30 क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। प्रश्न 15 है कि कागज की नाव उपन्यास की किसकी रचना है? यानी कि कागज की नाव उपन्यास है, या रचना किसकी है? ए है नासरा शर्मा, बी है शरद पगारे, सी है असगर वजाहत, या फिर डी है ज्ञान चतुर्वेदी। तो कागज की नाव उपन्यास की रचनाकार हैं नासिरा शर्मा। शरद पगारे, तो शरद पगारे की रचना है पाटलिपुत्र की सामग्री। पाटलिपुत्र की सामग्री। असगर वजाहत की रचना महाबली किसकी रचना है? तो यह है असगर वजाहत की रचना। ये क्या है? तो महाबली एक नाटक है। शरद पगार की रचना है शरद पाटलिपुत्र की सामग्री। ये क्या है? तो उपन्यास है। क्या है? तो उपन्यास है शरद पगारे का। फिर है ज्ञान चतुर्वेदी, तो ज्ञान चतुर्वेदी की रचना है पागल खाना। ये क्या है? तो ये उपन्यास है। ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।